तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट अलग आपको मिलेंगे, बाकी तो रेजिस्टेंस का तो केस रहेगा ही सब कहीं। तो रेजिस्टेंस में जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो तो सब रहेगा ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने वहां पर समझा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ वगैरह, तो वहां पर आपको एक पॉइंट समझाया गया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं कंडक्टर के अंदर कोई भी बैटरी लगाकर, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका मोशन वैसे ही होता है, रैंडम टाइप से जैसे होता है, बस उनकी शिफ्टिंग एक पर्टिकुलर वे में होती है, एक पर्टिकुलर मतलब पॉजिटिव एंड की तरफ। तो ऐसा होने में वो लगातार कोलाइड भी करते हैं, जो मेटल लैटिस होती है उसे कोलिजन उनका होता रहता है, और उस कोलिजन के थ्रू ही वो एनर्जी अपनी लॉस करते हैं। तो वही एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में अपीयर होती है। तो वो कितनी हीट वहां पर डेवलप होगी, यही हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो जो रीजन है वो समझ में आ गया ना, कि कोलिजन ही रीजन है। नीचे देखो लिखा हुआ है, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस बिकॉज द एक्सेलरेटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप इन द कंडक्टर कोलाइड्स विद द ions in the metal and lose their energy which appears as heat energy। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी एनर्जी वो लॉस करेंगे वही हीट के फॉर्म में आपको मिलेगी। और एनर्जी कितनी लॉस होगी, मतलब जितना वर्क एक तरह से यहाँ पर होगा। जैसे ये अगर यहाँ पर बैटरी इस तरह से करंट फ्लो करा रही है, तो हमें इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअल में इधर से इधर कुछ नहीं फ्लो कर रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। लेकिन हम लोग बार बार ये चीजें डिस्कस नहीं करते हैं, समझने की लैंग्वेज में हम लोग ये कह देते हैं कि क्यू चार्ज यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, उसी को हम क्यू बाई टी लिख देते हैं, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, करंट। तो अगर क्यू चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो रहा है, क्योंकि इधर का पोटेंशियल हाई होगा और इधर का पोटेंशियल लो होगा, तो बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो अगर चार्ज यहां पर इधर से इधर गया, तो बैटरी ने ही तो काम किया ना, बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की, उसकी वजह से हो गया। तो बैटरी जो यहाँ पर काम करेगी वो कितना करेगी, जैसे चार्ज गया Q और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से V, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर। वही वर्क इसमें हीट के फॉर्म में अपीयर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी दैट इज H, दैट इज इक्वल टू W। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है यहाँ पर, तो वर्क डन जो भी यहाँ पर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, Q इंटू V, V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। फिर अगर हम Q की जगह पर IT लिख दें, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा IV इंटू T। अगर हम V की जगह IR लिख दें, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। और अगर हम I की जगह पर V बाई R लिख देंगे, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने किया है उसको हम नीचे, क्योंकि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन नहीं था, तो हमने एक ही लाइन में से लिख दिया। लेकिन हमने किया क्या है वो हम यहाँ पर बता दें। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, Q की जगह पर हमने क्या रखा, IT। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला मिला। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह पर हमने रखा, यहाँ सॉरी V की जगह पर हमने रखा IR, तो V इज इक्वल टू IR रखा, तो हमें मिल गया ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर क्या किया, I की जगह पर रखा है V डिवाइडेड बाई R, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो उसको मैंने नीचे लिख भी दिया हिंट के तौर पे, कि आपको अगर कुछ गड़बड़ लगता है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप नीचे तुरंत देख लेंगे, अच्छा ये कहाँ से आ गया, Q की जगह IT रखा गया, ये कहाँ से आ गया यहाँ पर, ठीक है, V की जगह पर क्या रख दिया, IR, और ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया, I की जगह पर रख दिया V पर R। कभी कभी यहाँ जैसे हीट की बात होती है तो कैलोरी भी टर्म यूज कर लिया जाता है ना, प्रैक्टिकल यूनिट होती, तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, 4.18 जूल होता है, या अप्रोक्सीमेटली उसको हम लोग ज्यादातर जगह पर 4.2 जूल यूज करते हैं। नोट कर लिया आपने, ठीक है। बाकी रीजन हमने पहले आपको बता दिया था कि क्यों हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टेंस, मतलब ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस, या कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है, क्योंकि हीट के फॉर्म में वो एनर्जी लॉस ही तो कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा
कुछ लोग इसमें कैपेसिटर वाला जोड़ने लगते हैं। कैपेसिटर में आपको बताया गया था कि जो बैटरी वर्क करेगी वो Q इंटू वी और जो स्टोर होगा वो हाफ QV, तो वो यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है, वो अलग चीज है, वो स्टोरेज डिवाइस है, वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, उसको चार्ज कर रहे हैं, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर और केस में, कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि जब आप कोई भी कैपेसिटर में वहां पर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है, तो एक तरह से वो कुछ समय में वो चार्ज हो जाता है, और जब वो चार्ज हो जाएगा तो फिर वहां करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में करंट फ्लो करेगी। ये हम लोग किरचॉफ्स लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा समझेंगे भी। तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो करती है, बट धीरे धीरे करंट वहां पर जीरो हो जाती है, और चार्ज जितना उस पर स्टोर होना था वो हो जाता है, फिर वहां पर कोई कंटिन्यूअस फ्लो नहीं चलता है, ठीक है। एक बार कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, फिर एक तरह से सर्किट में करंट जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, लगातार अगर ये बैटरी कनेक्ट है तो लगातार करंट का फ्लो चलता ही रहेगा और हीट लॉस होता ही रहेगा। इसीलिए देखो फार्मूले में T आ रहा है। वहां पर आपको एक जगह पर बताया गया था कि अगर कैपेसिटर को हम शॉर्ट कर दें, ठीक है, तो अगर हम वहां पर एनर्जी लॉस देखेंगे तो जितनी स्टोर होगी उतनी ही एनर्जी तो लॉस होगी, ठीक है, उसमें और कुछ कम ज्यादा का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगातार अगर टाइम के साथ देखोगे तो एनर्जी लॉस होती रहेगी। जैसे अगर आप देखो I² RT है, तो अगर 10 सेकंड में देखेंगे तो कुछ अलग अमाउंट दिखेगा, मान लो वही चीज 20 सेकंड में देखें टोटल तो अलग अमाउंट आपको हीट का मिलेगा। टाइम के साथ लगातार वहां पर करंट का तो फ्लो हो रहा है, तो हीट लगातार जनरेट होती रहेगी। तो यहाँ कोई स्टोरेज वाला केस नहीं, तो इसमें वो नहीं करेंगे कि वर्क डन इतना हुआ और हीट लॉस इतना होगा, ये टोटल जो भी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम पावर डिसिपेशन देखें या पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रेजिस्टेंस देखें, तो पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क यहाँ क्या है, हीट के बराबर, यानी कि H अपॉन T हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और से हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग यहाँ पर अगर पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H डिवाइडेड बाई T। अब पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, पूरा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे H डिवाइडेड बाई T किया तो H की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क, तो W डिवाइडेड बाई T लिख सकते हैं, ठीक है। फिर W की जगह क्या लिया था, QV, तो हम लिखेंगे QV डिवाइडेड बाई T। फिर हम लोगों ने Q की जगह पर IT रखा था, तो ITV था, तो T तो कैंसिल हो जाएगा, तो IV बचेगा। फिर V की जगह IR रखेंगे तो I²R, और या फिर V² डिवाइडेड बाई R, मतलब T सब में से हट गया, ठीक है, क्योंकि T से आपने डिवाइड किया, T सब में से हट गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे पावर। नोट कर लिया। अब इसके बाद देखो कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि जैसे अगर हमें पावर निकालना है, ठीक है, तो सीरीज में हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पैरेलल में वो वाला यूज कर लेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सीरीज के लिए है, ये पैरेलल के लिए, ठीक है, ये होता ही नहीं। सीरीज और पैरेलल के लिए थोड़े ये होते हैं कि ये सीरीज में यूज करना है, पैरेलल में भाई, जैसे ये तो डिपेंड करता है कि आपको किसी रेजिस्टेंस में अगर पावर डिसिपेशन निकालना है या पावर कंजम्पशन निकालना है, तो आप ये देखो वहां पर कि उसमें आपको डेटा पता क्या है। जैसे अगर आप सोचो कोई भी रेजिस्टेंस है, अब इसके साथ में रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में जुड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर और इस रेजिस्टेंस में आपको करंट पता है और आपसे कहा गया बताओ पावर बताओ, यहाँ पर पावर डिसिपेशन क्या हो रहा है, I²R, क्योंकि आपको I पता है, R पता है, I²R से निकाल देंगे। मान लेते हैं आपको करंट नहीं पता है, इसके क्रॉस उसने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो इसमें कोई सीरीज पैरेलल की बात थोड़ा कि ये फॉर्मूला सीरीज में यूज होगा पैरेलल में, ठीक है। तो आपको डेटा जो दिया है या जो आप आसानी से पता कर सकते हैं, उस डेटा का यूज करो, और जो भी फॉर्मूले में आपको जो ऐसे I पता हो गया तो I²R अप्लाई कर दो, V पता है तो V²R अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है, जैसे कंपेयर करना है 2-3 रेजिस्टेंसेस में, तो अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको सोचना पड़ता है कि कंपेयर करते समय हम ऐसे फॉर्मूले का यूज करें जिसमें कुछ चीजें हमें कांस्टेंट मिल जाए। जैसे इसमें 2 चीजें हैं, तो अगर आपको अलग अलग रेजिस्टेंस में कंपेयर करना है तो आप ये सोचो कि अगर करंट कांस्टेंट हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेवकूफी हो जाएगी ना। अगर करंट कांस्टेंट है तो ये वाला यूज कर लो, तो करंट किसमें कांस्टेंट रहता है, सीरीज में, तो आप कंपेयर करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है पैरेलल में तो ये वाला यूज कर लो। तो मतलब कंपेयर जब हम करते हैं तो हम क्यों ये फॉर्मूले अलग अलग यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसमें ये एक क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी होती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर जस्ट निकालना है
ठीक है, कि पावर किसी भी रेजिस्टेंस में, तो करंट पता है तो ये लगा लो, और पोटेंशियल पता है तो वो लगा लो, उसका सीरीज पैरेलल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम कंपैरिजन वाला केस आपको करवा दे रहे हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि कंपेयर करते समय हमने क्यों ऐसा किया। तो जैसे आप यहाँ पर देखो, पावर कंजम्पशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 3 रेजिस्टेंस दिखाए गए, R1 R2 R3, पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट हो गई I। ठीक है, तो I तो सब में सेम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखें, पहले देखेंगे V इज इक्वल टू IR, तो करंट सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, ऐसे ही अगर हम पावर देखें तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, तो I सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू R, पावर कंजम्पशन जो है। और अगर हम हीट प्रोड्यूस देखें तो वो होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, तो यहाँ पर जो H हो जाएगा वो भी प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है, भाई टाइम कहाँ कांस्टेंट होता है, तो टाइम कांस्टेंट नहीं होता है तो सबको पता है, लेकिन हम यहाँ पर जो T यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है वो सोचो। उसका मतलब है कि हम 10 सेकंड में, यहाँ पर अगर 10 सेकंड में हम इसमें हीट देखना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में कितनी हीट है, तो अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि किसमें कम या किसमें ज्यादा, तो सब में बराबर समय के लिए देखेंगे ना। अगर इसमें 10 सेकंड के लिए देखोगे, इसमें 20 सेकंड के लिए, तो कंपैरिजन कैसा हुआ, तो टाइम ही हमने अलग अलग कर दिया ना। तो इसमें 10 और उसमें 20 कर देंगे तब तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर तीनों में हम हीट प्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं तो हम सेम टाइम में देखेंगे कि 10 सेकंड में R1 में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, R2 में कितनी, R3 में, तब हम कहेंगे कि इसमें ज्यादा होगी उसमें कम। इसका मतलब टाइम तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये चीजें जो है उसमें क्या है, I की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, और टाइम का हमने अलग से आपको समझा दिया वो भी सेम रहेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये हमें क्या बता रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम वैल्यू का होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, पावर कंजम्पशन कम होगा और हीट प्रोडक्शन भी कम होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें तीनों चीजें ज्यादा होंगी। Thus in series combination the potential difference, power consumed and heat produced will be more in resistance having larger value। जिसमें ज्यादा होगा उसमें ये ज्यादा रहेंगी वैल्यू, जिसमें कम होगा उसमें ये वैल्यूज कम रहेंगी। ठीक है, करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो है कंपैरिजन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, नोट कर लिए इसे। पावर कंजम्पशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जरा देखें कि अगर हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो V तो सेम है तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि V सब में सेम रहेगा। ऐसे फिर हम पावर देखते हैं, तो पावर के लिए अब हम फॉर्मूला क्या यूज करें, I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R यूज करें, क्योंकि I स्क्वायर R यूज कर लोगे तो I तो सेम है नहीं, तो फिर कंपेयर नहीं कर पाओगे। ये यूज किया तो इसमें हमें कंफर्म है कि V सेम है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, ऐसे ही अगर आप H देखो तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R, इट इम्प्लाइज दैट H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये तीनों का केस अगर आप देखो तो तीनों में V सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम वैल्यू का होगा, ठीक है, उसमें ज्यादा करंट जाएगी, ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जो रेजिस्टेंस ज्यादा वैल्यू का है उसमें करंट भी कम, पावर कंजम्पशन भी कम और हीट प्रोडक्शन भी कम रहेगा। ठीक है, लिख दिया गया नीचे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट, पावर कंज्यूम्ड एंड हीट प्रोड्यूस्ड विल बी मोर इन रेजिस्टेंस हैविंग स्मॉलर वैल्यू। जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में आपको बताया था n इक्वल रेजिस्टेंस का केस, तो वैसे यहाँ पर आपको पावर के लिए भी बता दिया जा रहा है। तो जैसे उस पर क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो पावर वाला केस, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, भूल जाएंगे तो अपने आप तुरंत सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया ना सभी ने। फॉर n इक्वल वैल्यू रेजिस्टेंसेस, अगर n इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं तो सीरीज के केस में पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इन सीरीज PS उसको लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जैसे अगर सेम वोल्टेज सोर्स हम ले रहे हैं, मतलब
जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स है, उसमें आपने 4 रेजिस्टेंस लगा दिए पहले सीरीज में, फिर उसी सोर्स के अक्रॉस वही 4 रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में, तो जो पावर कंजम्पशन हो रहा है दोनों में उसका रेशियो बताओ, या कोई भी वैल्यूज कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर सोर्स सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा I²R या V²/R। अगर वोल्टेज सोर्स है सेम, अब भैया तुम I²R कैसे लगाओगे? नींद में हो क्या? नींद आया करे तो वो बाम आता है पतंजलि का, ले लो, बढ़िया आयुर्वेदिक हर्बल, ठीक है, और वो रखा करो अपने पास, और जब नींद आने लगे तो उसको खोलो, थोड़ा सा निकालो उसमें से और पूरे मुंह पे ऐसे पोत लो, फिर वो चिन 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 फिर भाई 1-2 घंटे तो नींद नहीं आएगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है नींद भगाने। इन सीरीज PS अगर हम लिखेंगे तो V², जब वोल्टेज सोर्स, हम बार बार बोल रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स सेम है, ठीक है, तो आप V सेम ले रहे हो तो फार्मूला बता रहे हो I²R लगेगा, V²/R इक्विवेलेंट। और जब n इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में तो आप R इक्विवेलेंट की जगह क्या रखोगे? R/n क्या रखोगे? इक्वल, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इन पैरेलल, पैरेलल के केस में तो यहाँ पर NR रखेंगे R इक्विवेलेंट में, जब सीरीज में रहते हैं कैपेसिटर्स तब वहां पर हो जाता है C/n, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी NR। और ऐसे पैरेलल की कंडीशन में क्या रखेंगे? V²/R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? V²/R/n, तो ये हो जाएगा n टाइम्स V²/R। तो हम लोग अगर डिवाइड करें पैरेलल डिवाइडेड बाई सीरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा n V²/R डिवाइडेड बाई V²/NR, ठीक है। V²/R कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? n²। इट इम्प्लाइज दैट ठीक है, तो पैरेलल में जो पावर कंजम्पशन होगा वो n² टाइम्स हो जाएगा PS, यानी कि पैरेलल में पावर कंजम्पशन ज्यादा। अगर आप ध्यान दो तो जो फॉर्मूला आपको बताया गया था रेजिस्टेंस का, वो क्या था? RS = n² टाइम्स RP था। तो इसमें पैरेलल वाला जो है ये n² टाइम्स सीरीज के, और इसमें क्या था? सीरीज में n² टाइम्स पैरेलल, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ना। तो आपको अगर भूल जाए तो ऐसे याद करो कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो अगर आप इधर पैरेलल लिख दोगे, इधर n² टाइम्स RS लिख दोगे, तो उसका मतलब पैरेलल का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। जबकि जब सेम वही रेजिस्टेंसेस है तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है, ये याद रखना है। इस पर हमने आपको बताए थे, डायरेक्ट आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, किया था ना हम लोगों ने, तो ये भी साइड में लिख लेना। तो जब भी ये देखोगे तो आपके सामने ये भी रहेगा, तो कंपैरेटिवली दोनों आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक केस है, और ये केस जो है इम्पोर्टेंट, इसमें 2 केस आएंगे, एक ये, एक भी थोड़ी देर बाद आगे हम लोग करें।
तो दोनों केस बढ़िया हैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, तो अगर सीधे आ गया तो हमें फॉर्मूला पता है तो हम तुरंत को सॉल्व करके बता सकते हैं, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कोई भी डेरिवेशन नहीं है। आपने पीछे भी देखा कोई ऐसे बहुत बड़ी डेरिवेशंस नहीं आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पीछे भी देखे डेरिवेशंस नहीं थे बहुत बड़े, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ डिराइव नहीं कर सकते, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं, तो रटना तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो आप उसको याद रखेंगे। वैसे यहाँ पर है, तो ये जो हम लोग आगे करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमें समझना है ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम जो आपको बताएंगे उसको ध्यान से समझना। लेकिन सबसे पहले एक काम करेंगे, ये डायग्राम बना है, ये वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर डायग्राम इसी के जस्ट नीचे जगह खाली होगी, वहाँ पर ये वाला बना लें, मतलब वही सेम डायग्राम वहाँ पर है, ठीक है, बस 1 की जगह 2 आ जाएगा, R1 और यहाँ पर R2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, if T1 and T2 are the time taken by two resistances for producing same heat with same supply, मतलब टाइम यहाँ पर T1 और T2 ले रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग, ये T1 टाइम ले रहा है, T2, लेकिन हीट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और सप्लाई भी सेम है, ठीक है। सेम सप्लाई से सेम हीट प्रोड्यूस करने में इसको कुछ अलग टाइम लग रहा है, इसको कुछ अलग टाइम लग रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 है, R2, ठीक है। तो उसने कहा क्या है, then to find the time taken to produce same heat with same supply, again टाइम टेकन आपको निकालना है और सेम हीट वहां पर चाहिए आपको विद सेम सप्लाई, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि जैसे मान लो आपके पास 2 हीटर है, ठीक है, तो एक हीटर से आपने एक बकेट का पानी गर्म तो आपको लगा 10 मिनट, दूसरे हीटर का यूज किया तो आपको लगा 15 मिनट, ठीक है। तो अगर वहां पर आपने सोचा दोनों को चलो सीरीज में जोड़ देते हैं तो देखो कितना टाइम लगता है, और दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो कितना टाइम लगेगा, समझ गए ना। सिंपल वही चीज दी गई कि 2 हीटर है यानी कि 2 रेजिस्टेंस हैं, उनको अलग अलग अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये उतनी हीट प्रोड्यूस करने में T1 टाइम दे रहा है, ये उतनी हीट प्रोड्यूस करने में T2 टाइम ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को हम सीरीज में जोड़ दें तो कितना टाइम लगेगा, और दोनों को पैरेलल में जोड़ दें तो सेम अमाउंट गर्म करने में या सेम हीट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब जरा हम लोग देखें कि हमें ये नहीं पता है कि जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हीट कैसे जुड़ेगी। हीट को तो सीरीज में जोड़ना नहीं सीखा ना हम लोगों ने, या हीट को पैरेलल में जोड़ना नहीं सीखा, लेकिन हम लोगों ने जोड़ना किसे सीखा है, रेजिस्टेंसेस को जोड़ना सीखा है। तो हम इस डेटा का यूज करके जो यहाँ पर दिया गया है इसका यूज करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें अगर, ठीक है, और यहाँ पर भी तो हम रेजिस्टेंस को तो सीरीज पैरेलल में जोड़ना जानते हैं। जैसे मान ले यहाँ रेजिस्टेंस सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई, सपोज कर लिया 10 किलो, इसकी वैल्यू आ गई 15 किलो। तो अगर हम उन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो वो तो हमें पता है ना, 10 + 15, ठीक है, 25 हो जाएगा किलो। और ऐसे अगर वो पैरेलल में है तो R1 R2 अपान R1 + R2 कर देंगे। तो अगर हम ये चीजें जोड़ ले रहे हैं तो इसी का यूज करके हम टाइम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखो, जो H का फार्मूला है वो है V² T एंड डिवाइडेड बाई R, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। तो अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर H लिखें तो ये H = हो जाएगा V² T1 डिवाइडेड बाई R1। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो R1 है वो होगा V² T1 डिवाइडेड बाई H, ठीक, हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है, R1 की। ऐसे हम यहाँ से देखें, H = V² T2 डिवाइडेड बाई R2, तो यहाँ से हमें R2 की वैल्यू मिल गई, R2 = V² T2 डिवाइडेड बाई H, ठीक है, R2 = V² T2 डिवाइडेड बाई H। R1 R2 की वैल्यू मिल गई।
अब आपको ये नहीं सोचना है कि V कम होगा ज्यादा होगा क्या होगा, जो V है वो T1 और H सब कुछ पहले से फिक्स है, तो उसके हिसाब से R1 और R2 ने निकाल लिया। अगर एक रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है 10 का मान लिया आ गया, तो अब अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? वोल्टेज बढ़ाओगे तो हीट अलग मिल सकती है, टाइम अलग हो सकता है, या उतने टाइम के लिए हीट कितनी प्रोड्यूस हुई या उतनी हीट प्रोड्यूस करने में टाइम, वो सब कुछ बदलेगा। लेकिन क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी? नहीं बदलेगी, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहना है। वोल्टेज बढ़ाने से या करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो नहीं बदल, हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपसे उसने कहा है कि जब आप सीरीज में जोड़ेंगे तो सेम हीट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि सोर्स भी सेम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर R इक्विवेलेंट की बात करें तो वो तो हमें पता है ना, सीधे सीधे R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज देखो कि जैसे जो R इक्विवेलेंट है वो इसी के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ से देखो R1 V²/T1, ठीक है, H/H और R2 ये है, तो अगर हम R इक्विवेलेंट लिखें तो इसी के बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए अगर R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V²T/H। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V²T डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V²T1 डिवाइडेड बाई H और ये हो जाएगा V²T2 डिवाइडेड बाई H। अब गड़बड़ी कहाँ पर होगी तुमसे, या तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन कहाँ आएगा? कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि पहले तो इसको V वोल्टेज हमने दिया था, V दिया था ना, ठीक है, तो V दिया था और इसे V दिया था, तब ये R1 R2 हमने निकाले थे। ठीक है, लेकिन अब टोटल हम V दे रहे हैं तो इसको तो वोल्टेज दोनों को कम मिलेगा, V तो मिलेगा नहीं, जबकि हम R1 की जगह अभी भी V और R2 की जगह अभी भी V यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है। मुझे लग रहा मैंने बता के गलती कर दी। तुम सोच रहे थे अच्छा खासा तो समझ में आ रहा था, हम अच्छे खासे समझ रहे थे, हमको कंफ्यूज कर दिया गया। ठीक है, नहीं ये आता है, कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे अभी तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे, दुनिया में खोए, लेकिन जब सोचते समझते हैं तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार ये भी तो यहाँ कैसे आ गया, या अचानक से कभी कभी दिमाग चली जाता है। तो ये गलती यहाँ पर होती है, और ये फिर जब कंफ्यूजन होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम गलत समझ रहे हैं, सोच गलत रहे हैं बस, ठीक है, बाकी लिखा सब सही है। सोच क्यों गलत रहे? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, अभी हमने आपसे क्या बताया था कि अगर V कम मिलेगा, ठीक है, या आप इसको V कम दोगे तो V कम देने से रेजिस्टेंस थोड़े बदल जाएगा। V कम देने से, V ज्यादा देने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V अगर कम दे रहे हैं तो अगर उतने टाइम में देखेंगे तो हीट कम हो सकती है, बताओ, जो भी फॉर्मूले के हिसाब से आएगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर V को कम किया तो जैसे यहाँ V कम करेंगे तो H कम हो जाएगा। ठीक है, या H उतना ही चाहिए तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ये सारी चीजें बदल, लेकिन R थोड़े बदल जाएगा। तो R, आपने तो R की वैल्यू निकाल ली ना, तो ऐसे सोचो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती 15 किलो ओम, तो 15 ही तो रहता। अब आप उसको कम दो वोल्टेज ज्यादा, तो उससे वो 15 से 20, 15 से 10 थोड़े हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो हमने तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है, जो हमें उसने डेटा दिया था कि अगर इतना वोल्टेज लगाओगे तो इतने टाइम में इतनी हीट प्रोड्यूस होगी इस रेजिस्टेंस से। तो इसका यूज करके हमने R1 की वैल्यू निकाली। अब वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या होगा, अगर वो यहाँ पर जो है इन दोनों को अगर V टोटल दिया गया है तो सीधी सी बात है इसको भी कम मिलेगा, इसको भी वोल्टेज कम मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप देखो टाइम क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखो सभी V² और H कैंसिल हो जाएंगे, तो जरा टाइम देखो क्या आ रहा है, T1 प्लस T2, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है ना उसको, कि अगर वो अकेला जो है ये 10 मिनट में उतनी हीट था और ये 15 मिनट में, तो अगर आपने जोड़ दिया उनको सीरीज में तो टाइम टोटल कितना लग रहा है, 25 मिनट लग रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब आपने ये V वोल्टेज लगाया तो उसी रेजिस्टेंसेस को कम वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि ये दो जगह बट जाएगा ना, तो अगर इसको वोल्टेज कम मिलेगा तो इसको हीट प्रोड्यूस करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसको भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम ज्यादा हो जाएगा जो इंडिविजुअल था उससे। ठीक है, T1 प्लस T2। तो समझ में आ गया ना? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई।
नोट कर लिए इतना। बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग पैरेलल वाला केस कर लेंगे। नोट कर लिया ना? पैरेलल वाले में अगर आप देखो यहाँ पर, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req हो गया, ठीक है। तो वही हीट प्रोड्यूस होनी है, टाइम टी आपको बताना है, सप्लाई और हीट आपको बताना है कि वही हीट उतनी सप्लाई को टी टाइम में प्रोड्यूस करनी, तो कितना टाइम लगने वाला है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस जोड़ना हमें आता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो आप ये जो R इक्विवेलेंट है ये बिल्कुल वैसे लिखेंगे ना जैसे अभी पीछे लिखा था, क्योंकि ये अगर आप देखो तो ये पूरा रेजिस्टेंस हटाकर इसके एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो जैसे अभी यहाँ पर आपने लिखा था, ठीक है, कि R जो होगा वो V²T/H होगा, तो वैसे यहाँ पर, ठीक है, जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू तो डालनी, तो V²T/H, लेकिन ये अब की बार अपान में है, तो यहाँ पर रखेंगे V²T एंड डिवाइडेड बाई H, फिर इक्वल टू V²T1 डिवाइडेड बाई H, और ये हो जाएगा प्लस 1/V²T2 डिवाइडेड बाई V²H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/T इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/, और अगर और भी ऐसे रेजिस्टेंसेस होते तो 1/T3 1/T4 भी आप लिख सकते हैं, या अगर दो ही हैं तो हम इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T। नोट कर लिया ना आपने? तो देखो इसे आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। आपने देखा कि जब आपने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा तो टाइम भी सीरीज में जुड़ गया, और जब रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो टाइम भी पैरेलल में जुड़ जा रहा है। तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं इसको कि अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे तो टाइम भी सीरीज में जुड़ेगा, और रेजिस्टेंस पैरेलल में तो टाइम भी पैरेलल में, लेकिन सेम हीट सेम सप्लाई, ये कंडीशन वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात?